उदयपुर के झूलेलाल भवन से दृश्य आप देख पा रहे हैं, जहां आज एसएसडी उदयपुर अकादमी नागपुर राजस्थान शाखा द्वारा आयोजित सिंधी समाज के 12वीं एवं अधिकतम शिक्षित विद्यार्थियों के लिए उदयपुर में आयोजित यूपीएससी परीक्षा आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस मार्गदर्शन एवं मोटिवेशनल सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। आइए चलते हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है। ऊपरी मंजिल पर क्या बात है, तो बड़ा ही खूबसूरत सा आयोजन एसएसडी उदय अकादमी नागपुर राजस्थान शाखा सिंधी समाज के 12वीं व अधिकतम शिक्षित विद्यार्थियों के लिए उदयपुर में आयोजित चौथा मुझे फोटो भेजो, मैं फोटो डाल दूँ सामने का। भी चालू की जो आज भी चल रही है और इन्होंने आगे बढ़कर स्टेट वाइज अपनी टीमें बनाई और उन टीमों ने अपने अपने स्टेट में ये प्रयास चालू किए। उदयपुर के रमेश जी दत्वानी राजस्थान शाखा के अध्यक्ष बने और इन्होंने ये प्रयास चालू किया। इनके प्रयास से उदयपुर में आज हम ये चौथा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इसके अलावा हमने एक कार्यक्रम कोटा में, एक चित्तौड़ में और एक अजमेर में भी किया। इस कार्यक्रम की उपलब्धि सिर्फ इतनी बता सकता हूं कि आज की तारीख में करीब करीब 8-10 बच्चे यूपीएससी के बारे में सोच रहे हैं और वो पूरी तरीके से डेडिकेटेड भी है उदयपुर में, परंतु उनकी अभी उम्र सीमा लगी हुई है। वो उम्र जैसे ही उनकी एलिजिबिलिटी बनेगी वो इस परीक्षा को देंगे और इस साल हमारे उदयपुर की एक बच्चे ने यूपीएससी एग्जाम दिया है। अब सब्जेक्ट आता है कि यूपीएससी को ही हम क्यों फोकस कर रहे हैं। कैरियर के तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आपने जैसे बताया एलएलबी करनी है, आपने ग्रेजुएशन किया है, आप लोग शायद 10th 11th के हैं। हमारे रजिस्ट्रेशन में वेराइटी ऑफ आपका क्या है, ग्रेजुएशन। तो कैरियर तो बहुत सारे हैं, हम यूपीएससी को क्यों फोकस कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं इस पे अपनी तरफ से कुछ कहना चाहूंगा कि जब भी हम अपना कैरियर बनाने की सोचते हैं तो हम 3 पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं। एक तो हम जो कैरियर बनाने जा रहे हैं उससे हमारा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा बनेगा। सोशियो मीन्स सोशल सर्कल में हमें किस नजर से देखा जाएगा, और दूसरा इकोनॉमिक कि हमारी कमाई कितनी होगी, सारी डिपेंडेंसी उसी पर है। दूसरा हम देखते हैं हम जो कैरियर चुनने जा रहे हैं, हमारा कैरियर मोर और लेस एवरेज 30 इयर्स का होता है। तो 30 इयर्स में हमारा कैरियर किस तरीके से ग्रो करेगा। और तीसरा हम देखते हैं स्टेबिलिटी कि अगले 30 साल तक हमारा ये कैरियर कैसा स्टेबल रहेगा। यो तो नहीं है कि 5-10 साल के बाद ये डूब जाएगा या हम फायर हो जाएंगे। इसके अलावा कोई चौथा पॉइंट आपको ध्यान आ रहा है अपने कैरियर को चुनने के लिए। ऐसा नहीं है कि आज 50,000 की शॉर्टेज है तो 2050 में जाकर के 2,35,00,000 की कमी होगी। ग्रेजुअली हर साल बढ़ते जाएंगे, 50,000 से लाख होंगे, 1.5 लाख होंगे, 5 लाख होंगे। इस 2.35 में 1.35 CR
नर्सिंग स्टाफ की शॉर्टेज होगी। आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना लोड होगा नर्सिंग स्टाफ के ऊपर। इसके दो ही समाधान हैं, या तो अभी से गवर्नमेंट लेवल पर ऐसा प्रयास हो कि मेडिकल प्रोफेशनल इस लाइन में ज्यादा बने, और नहीं तो जो प्रोफेशनल है वो 24 घंटे में 26 घंटे काम करें। तो आज अगर कोई बीएससी नर्सिंग कर रहा है, इस फिगर को याद करे वो कि आज के 5 साल 10 साल के बाद उसके पास जितना बड़ा अनुभव होगा कैंसर को ट्रीटमेंट करने का, तो उसकी डिमांड मार्केट में कितनी होगी। तो उसके 4 पैरामीटर्स हम कैलकुलेट करते हैं। एक, वेल्थ, पैसा कितना है हमारे पास। दूसरा, एजुकेशन, हमारा एजुकेशनल स्टेटस क्या है। एक सिंपल ग्रेजुएट है, एक सीए है या डॉक्टर है, तो ग्रेजुएट के सामने उसका थोड़ा सा रेस्पेक्ट ज्यादा होता है। तो एजुकेशन लेवल कितना है। तीसरा थोड़ा सा आ जाता है पॉलिटिकल अप्रोच हमारी कितनी है। पावर के लिए तो पॉलिटिकल अप्रोच भी चाहिए, नेता भी बनना है हमें। यहां कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आपको बहुत सारे सोशल सर्कल बनाना पड़ेगा, फॉलोअर्स बनाने पड़ेंगे, उनके साथ डे टू डे एक्टिविटी में शामिल होना पड़ेगा। आप 4 कदम आगे चलें, पीछे 40 आपको पीछे खींचने वाले मिल जाएंगे। चौथा पॉइंट आता है आपके एडमिनिस्ट्रेशन में कितनी अप्रोच है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब सरकार के प्रशासनिक कामों में आपकी कलेक्टर से कितनी अप्रोच है, एसपी से कितनी अप्रोच है, दूसरे डिपार्टमेंट हेड से कितनी अप्रोच है। तो हम अप्रोच तक क्यों शामिल रहे, हम इस सिस्टम में क्यों नहीं शामिल हो जाएं कि लोग हमारे पास आए, साहब ये काम है आप करवा दीजिए। इस चीज के लिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे समाज की आज की जनरेशन इस यूपीएससी एग्जाम में है। मेरा नाम हरीश राजानी है और उदयपुर में सनराइज ग्रुप के नाम से, आर डेंटल के नाम से मेरे कई कॉलेज हैं, 200 बेड के हॉस्पिटल भी है। मैंने सोचा अगर बेरोजगार हो तो इनको प्रोफेसर बना लें, लेकिन पता पड़ा इनका बहुत बड़ा काम है। तो मैंने कहा इतने ढंग से इन्होंने समझाया तो हमारे बच्चों ने इस व्यक्तित्व के लिए ताली बजाएगी नहीं बजाएगी, इसलिए मैं आपके बीच में आया। अगर इतना अच्छा ज्ञानवर्धन और निस्वार्थ हम लोगों के बीच में कोई बताता है, 100% एक जोरदार ताली हम लोगों को बजानी चाहिए। अभी हमारे बीच में उदयपुर के जाने माने वक्ता आपके बीच में आ रहे हैं। इनके हाथ के नीचे, इनके मार्गदर्शन में कई बच्चों ने बड़े बड़े मुकाम प्राप्त किए। हम लोग किस्मत वाले हैं, हमारे समाज में ऐसे व्यक्तित्व हैं। कोई समय था हमारे समाज में डॉक्टर्स, इंजीनियर, सीए, आरएस, आईएएस हम लोग सोचते थे कब होंगे। अभी हम लोग चाहते हैं, अभी हम लोग ने एक प्रोग्राम किया झूलेलाल सेवा समिति के माध्यम से, तो हमें ये लगा कि हमारे समाज में तो लिमिटेड डॉक्टर होंगे, लिमिटेड सीए होंगे, लिमिटेड इंजीनियर होंगे। तो हमने हमारे समाज के उन बच्चों को इनवाइट किया, उन लोगों को इनवाइट किया जिन्होंने एमबीबीएस किया है, बीडीएस किया है, सीए किया है। आप अपने चारों तरफ देखो तो आपको हमारी कम्युनिटी के सभी लोग बिजनेस करते हुए मिलेंगे। दूसरा है, आप ये देखो एंटरप्रेन्योरशिप। मेरे इसको कोई आप में से बताएगा एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब बता सकते हो? एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं बता सकते हो आप? एंटरप्रेन्योर किसको कहते हैं? एंटरप्रेन्योर कहते हैं जो नए इनोवेटिव आइडिया क्रिएट करे, नए आगे बढ़े,
एग्जैक्टली, वेरी गुड बेटा। क्या नाम है? तो मुस्कान ने बिल्कुल सही आंसर दिया कि नई चीजों को क्रिएट करना, कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना, कोई कॉलेज खोलना, कोई इंडस्ट्री खोलना, फिर उसमें जोखिम उठाना, उसको डेवलप करना और डेवलप करके रोजगार देना, एम्प्लॉयमेंट। तो एंटरप्रेन्योर तो जितने भी बिजनेसमैन है ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योर है। और मैं ये कहूंगा, अभी आपको थोड़ी सी देर पहले ठीक है, हरीश जी राजानी हमारे उदयपुर का अगर सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर है, जो अभी आपको जस्ट मेरे से पहले, मैं आप हरीश जी राजानी को करीब 30 साल से जानता हूं। 30 साल पहले वो एक ऑर्डिनरी सामान्य व्यक्ति थे। उसके बाद उन्होंने सनराइज नर्सिंग कॉलेज स्टार्ट किया। सनराइज नर्सिंग कॉलेज के बाद उन्होंने फार्मेसी कॉलेज चालू किए, पैरामेडिकल कोर्सेज चालू किए, फिजियोथेरेपी कॉलेज है, सनराइज हॉस्पिटल है 100 बेड का, उनकी सिस्टर कंसर्न है आरआर डेंटल कॉलेज। करीब 10,000 बच्चों को मेडिकल फील्ड में ट्रेन करके आज वो 10,000 बच्चे रोजगार लेके बैठे। अभी मैं रास्ते में दीदी से निवेदन कर रहा था कि दीदी अभी 20 बच्चे हैं, काश इसमें से 2-4 निकल जाएं आप में से। तो दीदी ने कहा इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। और आज आपका बहुत बिजी शेड्यूल था, लेकिन सिर्फ आप लोगों के लिए, आप बच्चों के लिए आप समय निकाल के आए हैं। मैं ज्यादा औपचारिकता न करते दीदी से निवेदन करूंगा आप आए और इनको मार्क कर सकें। सभिनी खां पहिरीं मां अॻियां वधंदुसि। असांजी दीदी आयल आहिनि, उनजो स्वागत लाइ मां दादा प्रताप राय खे ऐं हरीश राजानी खे कंदुसि ऐं ॿियो शांता कृष्णा जी भाभी। दादा प्रताप राय जी जो हरीश जी राजानी उदय एकेडमी के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम के जो हैं सूत्रधार श्री रमेश दत्वानी और उदय एकेडमी के आए हुए यहाँ सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट और फैकल्टी, मुझे उदय एकेडमी के माध्यम से यूपीएससी की तैयारी के लिए यहाँ पर आप लोगों को संबोधित करते हुए ये मेरे ख्याल से 3रा साल है। और समाज द्वारा यह आयोजन इसी आशा के साथ किया जाता है कि और इतनी सुविधाएं आपको इसीलिए मुहैया कराई जा रही हैं कि आप में से कुछ लोग यूपीएससी में सेलेक्ट होकर और अपने परिवार, अपने शहर और देश का नाम आप रोशन करें और साथ ही जो देश का विकास तंत्र है उसमें अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं। क्योंकि बाहर से हम बैठकर कई बार कुछ चीज़ों के ऊपर टिप्पणी करते हैं कि ये देखिए यहाँ पर प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, कुछ हम नाराजगी भी जताते हैं। तो आप सभी को इस मंच से यह मौका मिलेगा कि आप मेहनत करके, कोशिश करके एग्जाम में आप जो है पार्ट लेकर और जो डेवलपमेंट मशीनरी है राष्ट्र की उसमें अपनी भागीदारी निभाएं। मैटर चूंडे करे रखे हैं, इन्हें उसका स्वागत करती है माइवन। तो मां कहते हैं जो पिता जी दादा उन्होंने का स्वागत कर हरीश जी दीदी करिया जी
खुशी बन के समाज का नाम रोशन करें। और आपने देखा होगा प्रज्ञा दीदी बड़ी तेज है और किसी से बात नहीं करती, आपसे विशेष बात करी तो कुछ है आप में। मैं आग्रह करूंगा दिनेश जी कोठारी साहब से, हमारे पूर्व आरएस अधिकारी हैं, आप आए और बच्चों को मार्गदर्शन दें। दिनेश जी कोठारी साहब। समाजजन और काफी लोग आपको प्रेरणा देने के लिए उपस्थित है और ये आपके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप जिस राह पे चल रहे हो उस राह पे आपको मोटिवेशन, आपको प्रोत्साहन देने के लिए इतने सारे लोग हैं। पढ़ने जाते हैं तो हमारे लिए जब हम पढ़ रहे होते हैं तो सबसे ज्यादा हमें जरूरत होती है काउंसलिंग, और मुझे लगता है इससे बढ़िया काउंसलिंग आपकी नहीं हो सकती। और काउंसलिंग के लिए मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो सब्जेक्ट आपको पसंद है, जिसमें आपकी रुचि है, चाहे आपने एकेडमिक रूप से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा, मेरा ये अनुभव है कि लोग एकेडमिक कोई भी डिग्री लेते हैं लेकिन जब कंपटीशन एग्जाम में आते हैं तो अपना सब्जेक्ट बदलते हैं, लगभग 50%। तो इसमें यह भी बहुत मायने रखता है। तो आप जिसमें अच्छा पढ़ सकते हैं, अच्छा लिख सकते हैं, आगे जा सकते हैं, वही सब्जेक्ट आपको लेना है। चाहे आपने अपने एकेडमिक उसमें वो सब्जेक्ट रखा है ना रखा हो, जो सब्जेक्ट आपका वो तो अगर आपको ठीक है तो उसमें तो आपको कंटिन्यू करना ही चाहिए। लेकिन अगर आप दूसरा सब्जेक्ट जिसमें आपको पसंद हो, वो लोगों के कहने से नहीं, आपके अंदर जो चीज है वो आपको आगे आना चाहिए उसमें। दूसरा है आप इस फील्ड में आए हो तो आपको माइंड मेकअप करके रखना चाहिए कि भाई मैं कंपटीशन एग्जाम में आया, कहीं न कहीं आपको सक्सेस मिलेगा। यूपीएससी, आरपीएससी, नीचे भी काफी पद होते हैं और नीचे भी इंस्पेक्टर जैसे कई पद है, उसमें भी अगर आप आते हैं तो बहुत आगे आप उसमें, जब तक आप पूरा आपका ट्रेनर पूरा करेंगे तब तक आप काफी बड़ी पोस्ट पर आप पहुंच जाएंगे। दूसरा एक आपका एक विश्व का ग्रुप में मुझे लगता है और भी लोग इसमें जुड़ेंगे तो मिलके पढ़ने का बहुत प्रयास करना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। तो आप दिन भर जो पढ़ाई करते हैं उस पर इवनिंग में आप मिले, उनको ग्रुप डिस्कशन करें, आपस में चीजें साझा करें, ये आपको बहुत मदद करेगी। हम लोग बिल्कुल एक छोटे से गांव में माहौली में था, वहीं रह के पढ़ते थे, 2-4 लोग डिस्कस करते थे आपस में और सब्जेक्ट भी हमने बदला। तो इस तरह की बात मैं आपको कह रहा हूँ। दूसरा है कि सिलेबस, जो भी आप सब्जेक्ट लेते हैं उसके सिलेबस, जो एकेडमिक जो सिलेबस है वो अलग होता है और जो आपका यूपीएससी आरपीएससी में आप जाते हैं उसका सिलेबस अलग होता है। उसमें कई सारी चीजें प्लस और माइनस भी हो सकती है, तो आप सिलेबस पे पूरा ध्यान दें। 2.5 80 इंटू 2.5 करो कितना आया 200, 80 इंटू 2.5 करो कितना आया 200। तो यहाँ 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कैरी कर रहा है 2.5 मार्क्स। एक क्वेश्चन क्या कैरी कर रहा है बेटा 2.5 मार्क्स। इज इट क्लियर? तो टोटल हो गए। और यहां पर भी 1/3, तो 1/3 को मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूं, 2.5 डिवाइड बाय 3। तो अगर आपने यहां पर कैलकुलेशन कर लेते हैं 80 क्वेश्चन, आपने 50 क्वेश्चन सही कर लिए इसमें, तो 50 इंटू 2.5 कितना हुआ 125। देखो ये आ रहा है 50 इंटू 2.5 कितना हुआ 125। अब आपने मान लो 20 क्वेश्चन गलत कर दिए, और 20 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 2.5 डिवाइड, या 30 कर लो, 30 गलत कर लिए तो इजी हो जाएगा। 2.5 डिवाइड बाय 3 इंटू 30, ये 25 आ गया। तो आपके वापस कितने मार्क्स बन गए कैलकुलेट कर लो 100। समझो बेटा 50 क्वेश्चन किए, 50 क्वेश्चन राइट किए, 50 इंटू कितना हुआ 50 इंटू 2.5 कितना होता है 125, 125। अब आपके 30 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया आपने, तो 30 इंटू माइनस 2.5 डिवाइड बाय 30 कितना हुआ 25 मार्क्स, माइनस 25, तो 125 माइनस 25 कितना हुआ 100। बहुत ज्यादा नंबर आ गए, बहुत ज्यादा नंबर आ गए। हमको तो खाली कितने मार्क्स चाहिए 67 मार्क्स चाहिए। कितने मार्क्स चाहिए? जहाँ क्रिकेट की प्रैक्टिस होती है ना, उसका नाम जिम खाना है। जिम खाना वो दादर में है, चलो ग्राउंड ही है,
जब वो क्रिकेट प्रैक्टिस करने जाता था तो वहां उसके बहुत सारे बंदे आते थे, उसमें से उसने 2 बंदों का जिक्र किया, विनोद कांबली और अनिल गुरबे, जिसको आप जानते हैं। बोले हम 3 थे, हमारे गुरु रमाकांत आचार्य, रमाकांत आर्चरेकर, सचिन तेंदुलकर, आर्चरेकर, गावस्कर, ये सब जो महाराष्ट्रियन होते हैं तो वो कर, उनके सरनेम में सफिक्स लगता है, जैसे हमारा नी सफिक्स लगता है। अब वो तीनों वहां, जब वो तीनों सबसे ज्यादा टैलेंटेड थे, तो रमाकांत आर्चरेकर हमेशा क्या बोलते थे सचिन तेंदुलकर को और विनोद कांबली को कि तुम अनिल गुरु से सीख लो, कितना इसमें डिसिप्लिन है, कितना अच्छा फुटवर्क है, कितना टाइमिंग अच्छा है। 16 साल की उम्र में अनिल गुरु इंडिया की जूनियर टीम में खेला, आप गूगल पे देखिए, जबकि कोई देखता ही नहीं था सचिन को और विनोद को। उस समय वीवी रिचर्ड्स था, सही बोल रहा हूं ना, वेस्ट इंडीज का, उससे उसका कंपैरिजन होता है। जैसे अभी वैभव सूर्यवंशी का हो रहा है, जानते हो वैभव सूर्यवंशी 11 गेंदों में 50 रन बना लिए। यूट्यूब देखता हूं तो ये भी आया था, तो मैं तो टाइम ही बचा रहा हूं, मैंने मैच थोड़ी देखा, मैं तो खाली वो 11 गेंदें दिखी, ठीक है ना। अब पूरा मैच देखता तो मैं तो यूपीसी देता हूं, लेकिन आप यूपीसी दे रहे हो तो ये चीजें भी आपको आनी चाहिए कि 11 गेंदों में 50 रन किसने बनाया, यूपीसी में आ सकता है, ठीक है। तो नहीं, तो वो बहुत जैसे अभी वैभव सूर्यवंशी देखना इस तरह का था। फिर क्या हुआ कि वो कुछ जब अपन थोड़ा सा सक्सेस होने लगते हैं तो कहते हैं ना किसको सक्सेस बचती नहीं है, तो वो क्या कुछ उसकी संगत गलत हो गई। क्या गलत हो गई? संगत गलत होने की वजह से वो आपराधिक तत्वों के साथ जुड़ के उधर उधर जाने लग गया, यानी गलत काम करने लग गया। यहां तक कि FIR भी हुई, पुलिस में भी गया। हुआ क्या? आज अनिल गुरबे को आप कोई जानते हो क्या? वो उसका करियर वहीं खत्म हो गया। क्या करियर वहीं खत्म हो गया उसका? अब जब करियर तो वहीं खत्म हो गया, और अब इधर सचिन और विनोद कांबली दोनों प्रैक्टिस कर रहे हैं और दोनों का इंडियन टीम में एक साथ सिलेक्शन हुआ। दोनों का इंडियन टीम में एक साथ सिलेक्शन हुआ। सचिन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। सचिन ने तो मेरे हिसाब से 70 इनिंग खेलने के बाद पहला 100 लगाया, जबकि विनोद कांबली ने पहले 14 इनिंग में 1000 रन बना लिए और तीसरी इनिंग में 224 रन बनाए थे। 3 डबल सेंचुरी मारी, 3 बार डबल सेंचुरी मारी विनोद कांबली। देखो ना यार, सचिन तो हटता ही नहीं उसके सामने। फिर आप देखो टीवी पे आ रहा था, अब आप तो उस समय शायद बहुत छोटे होंगे या पैदा भी नहीं होंगे, तो मैं टीवी पे देखता था सचिन अपने विनोद कांबली अजय को पार्टीज में जा रहा है, ये कर रहा है। अब वो गलत संगत में गए, रंग बिरंगी तितलियों के साथ घूमने लगा, उधर करने लगा। आप समझ जाओ, वॉइस को बोल रहा हूं, समझो बेटा, अपना कैरियर बर्बाद आना है, सोचो, ठीक है। अब एक पर्सन गया राजा के पास, बोले साहब मैं ले आऊंगा गंदे लोग, पर मुझे 2 साल का समय, कितने का टाइम दो? राजा ने कहा दिया। राजा ने कहा दिया। ओके, 2 साल हो गए। 2 साल कंप्लीट होने के बाद वही आदमी बड़े आराम से कंधे पे गाय रखते हुए महल में एंटर कर गए। आश्चर्य होगा, सब भौचक्के रह गए, ये क्या हो गए? राजा बोले भाई कोई नहीं कर पाया अभी तक, तूने कैसे कर लिया? उसने जो कहा वो सुनने लगे। उसने कहा राजा साहब 2 साल पहले जब आपने मुझे इजाजत दी तो मैंने बच्चियां परचेज की, गाय की बच्ची, काफ बोलते हैं, एक छोटी सी गाय की बच्ची को मैंने लिया और रोज उसको कंधे पे उठा के खूब ट्रेवल करता था, घूमता था, कभी छोटा मोटा पहाड़ भी चढ़ जाता था। धीरे धीरे ये बच्चियां, गाय की बच्ची बड़ी होती गई, उसका वजन बढ़ता गया, लेकिन साथ में उसी प्रपोर्शन में
मेरी ताकत भी बढ़ती गई, मेरी प्रैक्टिस भी होती गई। मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि ये मेरे ऊपर बोझ है, लेकिन मैं रोज करता हूं, मैं रोज करता था। एक दिन 2 साल पहले जो ये बच्चा थी, ये गाय बन गई, तो आज उठा के कंधे पे आपके पास गया। समझ में आ गया यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी। यूपीएससी की तैयारी में जाकर बोलोगे अभी अगले साल नहीं होगा। आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा, और भी बहुत कुछ है। अब ये सेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ये सब हम बाद में डिस्कस करते हैं। बस फाइनली इंटरव्यू किसका टेस्ट है? इंटरव्यू किसका टेस्ट है? इंटरव्यू नॉलेज का टेस्ट नहीं है भाई। आप प्रीलिम्स, मेंस, इतने पहाड़ जैसे, इतने बड़ी गाय जैसे पेपर सोल्व करके उनके सामने बैठे हो, तो उनको मालूम है, नॉलेज तो है। अब तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, आपकी फिक्स क्या है? नहीं, आप रास्ते में जा रहे हो, एक्सीडेंट हो गया, कोई तड़प रहा है, आप देख के निकल गए, ये आपकी नैतिकता नहीं। सही है। कुछ जरूर फुल फॉर्म है यूनियन पुलिस सर्विस कमीशन, और एज लिमिट होती है 21 से 32। 21 to 32। थैंक यू बेटा। एक नाम बिल्कुल सही जवाब। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये 21 साल की उम्र से 32 साल की उम्र तक आप दे सकते हैं। आपने हमारे सर को गौर से सुना है, यही शिक्षा देते हैं। तो कम से कम आप सुनो, तो आप आए और समय निकाल के आप ध्यान से सुनो, उसके सही आंसर दो, तो तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और एक बात और कहूँ मैं, यूपीएससी के आपको आईएएस बनने के लिए कितने एग्जाम क्रेडिट करने, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है। सबसे कॉमन क्वेश्चन है ये, इसका कोई इनाम नहीं मिलेगा, खाली मैं पूछ रहा हूं कितने एग्जाम? सब 3 होते हैं, 4 होते हैं। प्रीलिम्स, ठीक है, मेंस, इंटरव्यू, उसके बाद जब आपकी कंप्लीट ट्रेनिंग हो जाए, उसके बाद जब आपकी कंप्लीट ट्रेनिंग हो जाएगी लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी से 2 साल की, फिर एक पेपर होगा। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। इस बार हाँ हाँ, अलग से जहाँ भी